अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ सहरेश जुहेब। नाजरीन, इस वक्त सियासी अदम इस्तेहकाम का मुल्क शिकार है और पंजाब में जफरा तफरी उससे अब वाकिफ़ हैं। जो डेवलपमेंट डेली बेसिस पर हो रही है उसकी हम आपको अपडेट कर रहे हैं, लेकिन इस सारी सूरत हाल में हुकूमत का फोकस बिल्कुल आउट है। मईशत को बिल्कुल नहीं देखा जा रहा, तवज्जो उस तरफ बिल्कुल नहीं है। डॉलर की ऊंची उड़ान है, रेट बढ़ता ही चला जा रहा है और रुपया बेकदरी का शिकार है। इस सारी सूरत हाल में हम देख रहे हैं कि रेमिटेंसेस कम हो गए हैं, सरमायाकार यहाँ से भाग रहे हैं, महंगाई अपने उरूज पर है, इंडस्ट्री का पहिया रुक चुका है, बेरोजगारी बढ़ चुकी है। इस सब का ख्याल करने के लिए हुकूमत के पास वक्त नहीं है। रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद मुल्क की मईशत बद से बदतर होने लगी है। डॉलर के काल ने एलसी खोलना महाल कर दी है। दरामदात हो या बरामदात, सब तबाहाल हैं। सनती पहिया चलाना भी मुश्किल हो गया। हमारे मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं इस वक्त कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से। हमें इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद तारिक साहब। तारिक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इसके साथ साथ LCCI से काशिफ अनवर साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सबसे पहले मैं तारिक साहब आपकी तरफ आऊँगी। जो मुल्क की सूरत हाल है मईशत की, कारोबार की, वो तो मैंने अभी बताया, आपने यकीनी तौर पर सुना भी होगा। आप लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं? जी तारिक साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? आप मेरे से बात कर रही हैं? जी बिल्कुल, मैं आपसे बात कर रही हूँ। जी हाँ, आपकी आवाज आ रही है। आवाज जी जी बोले। जी, मेरा आपसे सवाल ये है कि आपकी आवाज तो पहले नहीं आ रही थी। जी, मौजूदा जो सिचुएशन है, इकोनॉमिक करंट और कारोबार की जो सूरत हाल है, वो सभी हम रिपोर्ट भी कर रहे हैं, बता भी रहे हैं। मैं सबसे पहले आपके तहफ़्फ़ुज़ात जानना चाह रही हूँ। तहफ़्फ़ुज़ात किस ज़मीन में? तहफ़्फ़ुज़ात तो जब होंगे जब काम हो रहा होगा। इस वक्त तो काम ही नहीं चल रहा। जो पोजीशन है मुल्क के अंदर अवेलेबिलिटी ऑफ डॉलर की, वो इतनी खौफनाक है कि ना माल आने जा रहा है, ना इंपोर्ट हो रहा है, ना एक्सपोर्ट हो रहा है। उसकी वाहिद वजह यह है कि डॉलर की प्राइस और अवेलेबिलिटी जो है वो इंडेफिनिट हो चुकी है। बायर्स जो हैं वो लेने के लिए तैयार नहीं है माल। एक तो इंटरनेशनल मार्केट जो है उसमें भी बहुत कमी आ गई है। ऊपर से डॉलर की जो वैल्यू है वो फिक्स नहीं हो रही किसी तरह से। तो वी आर नॉट एबल टू डिसाइड कि हमने किस भाव में माल बेचना है। ये तो एक्सपोर्ट की जमीन में है। इंपोर्ट के मुतालिक पोजीशन ये है कि महीनों से लोगों के कंसाइनमेंट्स आके रुके हुए हैं, उसकी पेमेंट नहीं हो रही है, उस पर डैमेजेस लग रहे हैं, उस पर डिटेंशन चार्जेस लग रहे हैं। और इन सब सूरत हाल को सामने रखते हुए कारोबारी जो एक्टिविटी है वो बिल्कुल वाज़ेह तौर पर नेगेट होती नजर आ रही है। सही। तो तारिक साहब, अभी जो ये हालिया फैसला सामने आया कि 2 जनवरी से जो रिस्ट्रिक्शन थी इंपोर्ट्स पे, उसको हम लोग अब खत्म कर देंगे, उसको हटा दिया जाएगा, रोल बैक हो जाएगी, उसको आप किस तरह देख रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ये अब ये बैंकों की तरफ डाइवर्ट हो गई है। इसमें अभी पूरी क्लैरिटी तो सामने नहीं आई है, लेकिन शायद ऐसा होगा कि बैंकों के पास जो डॉलर्स अवेलेबल होंगे वो अवेलेबल होंगे फॉर सेल टू प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स। अब अगर वो सूरत हाल होती है तो डॉलर की मूवमेंट जो है उसमें शायद मेरा ख्याल है कि कुछ चेंज आ जाएगा और लोग जो है बैंकिंग चैनल के अलावा बैंकिंग चैनल में डॉलर्स की इंडक्शन हो जाएगी। सही, ठीक है, शायद अवेलेबिलिटी ऑफ डॉलर इज आउट हो जाए। सही। अच्छा तारिक साहब, आप मेरे साथ रहिएगा। मैं चाहूंगी काशिफ साहब, आपका इस पर क्या रद्द अमल है, जो हालिया सिचुएशन है, और आप लोगों का क्या मुतालबा क्या है, आप लोग क्या सोच रहे हैं इस वक्त? देखिए, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है। देखिए, हमारा जो मुतालबा है वो इस वक्त पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। जब तक इस मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं होगी, और ये तमाम सियासी जमातों की इस वक्त जिम्मेदारी है, चाहे वो अपोजिशन में है चाहे वो गवर्नमेंट में है, कि इस वक्त मुल्क के अंदर एक पेज के ऊपर आए, चार्टर ऑफ इकोनॉमी को साइन करें और देखें इज नेवर लेट। हमें आज भी एक पेज पे आना है, एक पॉइंट पे आना है कि कोई भी हुकूमत आए, कोई भी हुकूमत जाए, हमारा जो चार्टर ऑफ इकोनॉमी है उसको चेंज नहीं होना चाहिए। तो मैं तो बीइंग द हेड ऑफ लॉर्ड चैम्बर इस वक्त तमाम सियासी जमातों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि खुदारा इस वक्त सियासत ना खेलें, इस वक्त मुल्क को बचाएं। मुल्क को बचाने की बात है। इस वक्त हम क्या चाहते हैं कि क्या पाकिस्तान खुदा ना खास्ता डिफॉल्ट हो जाए? हमें पता है इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे अगर पाकिस्तान खुदा ना खास्ता डिफॉल्ट कर गया। तो शायद हम इस वक्त अभी भी अपनी सिर्फ गेम्स खेल रहे हैं और मुल्क का इस वक्त कोई भी नहीं सोच रहा। और मुझे इस बात को कहने में भी कोई
आर नहीं होगा कि ये जिम्मेदारी ऑपोजिशन की है कि वो ऑपोजिशन एक पेज के ऊपर बैठे गवर्नमेंट के साथ, ताकि ऑपोजिशन को पॉलिसीज को अपोज करना चाहिए, मुल्क के पहिए को चलाने को अपोज नहीं करना चाहिए। तो मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा और मेरा एक ही मुतालबा है कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी तब होगी जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, तमाम पार्टीज, तमाम लीडर्स एक पेज पे बैठे और चार्टर ऑफ इकोनॉमी साइन करें। सही, आप ये कह रहे हैं कि तमाम लीडर्स एक पेज पर बैठें और चार्टर जो है उसको डिसाइड करें और चार्टर ऑफ इकोनॉमी जो है उसको चेंज ना किया जाए, भले गवर्नमेंट चेंज हो, भले कोई भी जमात आए, ये चीज़ें ऐसी रहनी चाहिए। तारिक साहब, आपका भी यही मुतालबा है, आप भी यही हल समझते हैं सारी सूरत हाल का? मैं इस सिलसिले में एक बात ऐड करना चाहूंगा कि पहले पाकिस्तान में 5 ईयरली प्रोग्राम्स आते थे और उस पर इम्प्लीमेंट भी होता था। अब ये प्रैक्टिस तकरीबन खत्म हो चुकी है कि 5 ईयर प्लान में हम ये टारगेट्स अचीव करेंगे। जब से ये सूरत हाल आई है कि वी डू नॉट प्लान फॉर अ लॉन्ग टर्म की बात तो बहुत मेजर है। अगर हम कम से कम एक 5 ईयरली या 10 ईयरली कोई प्रोजेक्शंस रखें और उस पर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें तो एक तरह से ये इकोनॉमिक चार्टर ही है। आज की सूरत हाल में जो है ना, हमें एक्चुअली रियलिटी ऑफ द मैटर इज कि हमारे पास पैसे नहीं है, हमें उस तरफ तवज्जो देनी पड़ेगी और ये सियासी इस्तेहकाम जो है वो यकीनन मुल्क की बका के लिए बड़ा ज़रूरी है। इसमें सबको मिल के जाना चाहिए, इसमें तो कोई डिनाइल नहीं है। मगर डॉलर और मईशत की कमजोरी को कैसे रिड्रेस करना है ये फौरी तवज्जो का मुतालबा करता है और हमें इस तरफ यकीनी तवज्जो देनी चाहिए कि हम अपनी मुल्क की इकोनॉमी को किन रास्तों से ला के किस तरह से इसके अंदर कुछ इंजेक्शन सिस्टम कर सकते हैं कि कारोबारी एक्टिविटीज, देखिए मैं आपसे अर्ज करूं, अगर कारोबारी एक्टिविटीज फौरी रिवाइव नहीं हुई तो मुल्क के अंदर बेरोजगारी और लाकानूनियत का खतरा है। ये मेरी बिल्कुल आपने वजह फरमाया। अगर तो मैं एक इंडस्ट्री सही, बिल्कुल आपने वजह फरमाया। फैसलाबाद चैम्बर डॉक्टर खुर्रम साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर खुर्रम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मैं चाहूँगी कि ये जो सारी करंट सिचुएशन है इकोनॉमी की, फ़िलहाल कि पहले स्लो डाउन हुई और अब ब्रेक डाउन तक नौबत आ पहुँची है, आपकी नज़र में इसका हल क्या और आप लोग जिस तरीके से सफ़र कर रहे हैं थोड़ा सा उस पर रोशनी भी डालिए। जी, इसमें इम्पोर्टेंट बात है कि हर सेक्टर ऑफ इकोनॉमी सफर कर रहा है और किसी ने ये रियलाइज नहीं किया कि हम कितना इंपोर्ट बेस्ड हैं। आज आप सिर्फ एसेंशियल इंपोर्ट्स करना चाहें तो आपको ओवर 80% इंपोर्ट्स की जरूरत है टू सर्वाइव, टू ईट और बेसिक इंडस्ट्री चलाने के लिए। अब हो क्या रहा है कि नॉक ऑन इफेक्ट्स आ रहे हैं। एक इंडस्ट्री को हम एसेंशियल नहीं समझते, उसकी इंपोर्ट हमने रोक दी तो उसका इफेक्ट एक्सपोर्ट पर आ गया, उसका इफेक्ट सीड्स पर आ गया, उसका इफेक्ट फूड सिक्योरिटी पर आ गया। आप सोयाबीन देख लें, तो ये सारी की सारी चीजें इंटरकनेक्टेड हैं। बदकिस्मती से हम दो चीजें अंडरस्टैंड नहीं कर रहे कि हमारी इंटरनल वैल्यू चेन कैसे काम करती है, दूसरा हम ग्लोबल वैल्यू चेन का हिस्सा किस तरीके से हम उनसे कनेक्टेड हैं। जब तक आप इस डायनामिक को क्लियरली अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, आप ये जो नी जर्क रिएक्शन वाली इंपोर्ट को रोक दें, इसको ऐसे कर दें, वो हमें बैठकर इसका एक मजबूत हल निकालना है और हल मौजूद है। प्रॉब्लम ये है कि हम आप ये देखिए ये कितने महीने से ये काम चल रहा है और कोई बंदा बात सुनने को तैयार नहीं है, कोई बंदा उस पर रिएक्ट नहीं कर रहा। महसूस ऐसा हो रहा है जैसे कोई ये करना ही नहीं चाह रहा। नोबडी इज अवेलेबल, नोबडी इज रिस्पॉन्डिंग। तो पहले तो हमें ये कॉन्फिडेंस तो आए कि somebody is listening, somebody has ears to listen, somebody has mind to understand, फिर इसका हल निकलेगा ना। अभी तो पहला स्टेप नहीं हो रहा। ठीक है, अच्छा मैं आपकी तरफ वापस आऊंगी, मैं तारिक साहब की तरफ वापस जाना चाहूंगी। तारिक साहब, अभी जैसा कि आपने बात सुनी है डॉक्टर खुर्रम साहब की, मुझे ये बताएगा कि ये सारा कुछ इंटरकनेक्टेड है, तो ऑब्वियसली आप लोगों की और गवर्नमेंट की जो आपस की इंटरकनेक्टिविटी है, मैं उस पर आपसे जानना चाहूंगी कि वो कितनी है और कब से आप लोग इस हवाले से सफर कर रहे हैं कि कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, somebody is willing not willing to listen to you, इसके पीछे वजह क्या है और आप लोगों का आखिरी राब्ता कब हुआ? जी तारिक साहब, तारिक साहब से आई थिंक सो आई कांट हियर यू। ओके, हम आपसे फिर से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। मेरा काशिफ साहब आपसे यही सवाल है कि आप लोगों की आपस की कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है क्योंकि सब कुछ इंटरकनेक्टेड है।
तो आप लोग ये लैकिंग कब से फील कर रहे हैं? आप लोगों का राब्ता कब हुआ और कब से आप लोग कोशिश कर रहे हैं और नहीं हो पा रहा? देखिए, आई वांट टू प्रेज बोथ द गवर्नमेंट्स, फेडरल गवर्नमेंट को भी और प्रोविंशियल गवर्नमेंट को भी, कि दोनों हमारे लूप में हैं और दोनों हमारे साथ राब्ते में हैं, दोनों चाह रहे हैं और वो हमें बार बार ये कह रहे हैं कि आप बताइए कि हम आपको असिस्ट कैसे कर सकते हैं। देखिए, बात यह है कि अभी इस वक्त जो हालात हैं वो गवर्नमेंट्स के अपने हाथ में नहीं है। हम चूंकि बात ये कर रहे हैं कि हम अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाना चाहते हैं, मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुद से कैटेगोरिकली कहूंगा, हम अगले 10 सालों में भी अपनी एक्सपोर्ट्स को नहीं बढ़ा सकते। हमें अपनी इंपोर्ट्स को रिड्यूस करना चाहिए और हम बिल्कुल लूप में हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ भी, फेडरल गवर्नमेंट के साथ भी, तमाम डिपार्टमेंट्स के साथ। अब बात यह है कि जो गवर्नमेंट के पास किटी में पैसे नहीं है, तो जब तक किटी में पैसे नहीं आएंगे तब तक वो हमारे लिए उस तरह से वो खर्च नहीं कर सकेगी। और मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुद से ये बात करना चाहूंगा कि इस वक्त दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पाकिस्तान इकोनॉमी, कि हमें इस वक्त डॉलर्स चाहिए। एंड मैं ये जाती तौर पे समझता हूँ दिस इज द राइट टाइम फॉर एमनेस्टी। गवर्नमेंट को ये अपील करनी चाहिए। देखिए, हम IMF से $1 बिलियन के लिए हम सख्त शराइत मानते हैं और हम अपनी आवाम के ऊपर से सब्सिडीज को खत्म कर देते हैं। तो अगर गवर्नमेंट ये अपील करे कि जिसके पास फॉरेन रिजर्व्स हैं या ऐसा पैसा है जो डिक्लेयर्ड नहीं है, वो स्टेट को दे दिया जाए और 2-3 साल ऐसे तमाम फॉरेन रिजर्व्स अगर स्टेट के पास रहे और स्टेट 2-3 साल के बाद उनको डिक्लेयर तस्वर कर दे, तो हमारी किटी में पैसे भी आ जाएंगे और अल्टीमेटली ये पैसा आपकी इकोनॉमी में आएगा। हमारे डॉलर पे भी जो प्रेशर है वो कम होगा। अल्टीमेटली हम इंपोर्ट बेस्ड कंट्री है, तो हमने अपनी तमाम चीजों को, अगर जितना डॉलर महंगा होगा, जितना पैरिटी उसकी वीक होगी, उतनी इन्फ्लेशन हमारे मुल्क में बढ़ेगी। तो हम देखिए, हमें 2 जगह से मार पड़ रही है। एक तो इंटरनेशनली जब प्राइसेस बढ़ी, हमारे वही कॉन्ट्रैक्ट्स चल रहे हैं। दूसरा, हमारी करेंसी डिवैल्यू हो गई, हमें डबल मार पड़ी है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपनी करेंसी को स्ट्रॉन्ग करें। और जैसा कि मिनिस्टर साहब ने कहा था कि हम 200 रुपए के करीब पैरिटी को लेकर आएंगे, मैं तो जाती तौर पे ये समझता हूँ इसको 175 के पास आना चाहिए पैरिटी को। अल्टीमेटली हमें सिर्फ यही नहीं देखना चाहिए कि जो एक्सपोर्टर्स की पेमेंट्स बाहर से आनी है वो हमें इस लिहाज से मिलेंगी, हमारी जो इनपुट कॉस्ट होगी, हमारी जो इंपोर्ट होगी, हमारा जो फ्यूल इंपोर्ट होगा, हमारी अदर इंपोर्ट्स भी होंगी, वो सस्ती हो जाएंगी। तो सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये डिसीजंस, ये काम है गवर्नमेंट का और अपोजिशन का कि एक पेज पे बैठे और फैसले करें कि हमने क्या करना है। क्या इसी तरह हमने IMF के वर्ल्ड बैंक के पीछे रहना है? सही, बिल्कुल आपकी बहुत अच्छी सजेशन थी जो कि आपने दी है। इस वक्त इसी बात करेंगे। इस वक्त साबिक फाइनेंस मिनिस्टर शौकत तरीन साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शौकत साहब, मैं आपसे सबसे पहले यही जानना चाहूँगी कि डॉलर ढूंढने से भी नहीं मिल रहा, पहले इकोनॉमी स्लो डाउन हुई, अब ब्रेकडाउन के करीब पहुँच चुकी है, इस नहज पे पहुँच चुकी है, आप इसके पीछे वजूहात क्या समझते हैं कि डॉलर क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि डॉलर की सप्लाई नहीं है। आपको डॉलर उस वक्त मिलता है जब आपको डॉलर की सप्लाई होती है। आप अगर ऑफिशियल रेट, अब डॉलर की सप्लाई को रोक लेंगे तो जो लोग हैं, बिजनेसेस हैं, बाकी लोग हैं, वो फिर इनफॉर्मल मार्केट में चले जाते हैं। इसलिए आज 3 रेट्स हैं। एक इंटरबैंक रेट है जो 225-26 पे है, फिर आपका जो एक्सचेंज कंपनीज का रेट है जो 235 के करीब है, और एक फिर जो इनफॉर्मल रेट है, हवाला रेट है, जो 260 से 260 से 65 तक है। ये रेट्स क्यों हमारे वक्त में क्यों नहीं थे? ये रेट्स हमारे वक्त में क्यों 1-1.5 रुपए का फर्क था? और एक बस अगस्त के बीच में जब अफगानिस्तान में तालिबान आए थे और जो डॉलर जा रहा था वहाँ, उसकी वजह से थोड़ा सा फर्क पड़ा था, कुछ 8-10 रुपए का, और हमने उसको कंट्रोल कर लिया। आज क्यों है? इसलिए है कि आपका जो ऑफिशियल जो इंटरबैंक है उसके बीच में होता ये है कि आपकी इंपोर्ट जो है वो आपकी एक्सपोर्ट से ज्यादा है। तो जब एलसीएं खुलती हैं या डॉलर्स की तलब होती है तो स्टेट बैंक वो पैसे रिलीज कर देता है। आज वो पैसे रिलीज नहीं हो रहे, उसकी वजह से वो सप्लाई डिमांड को इंटरबैंक में बैलेंस करके रेट को वहां रख रहे हैं, जबरदस्ती रख रहे हैं। लेकिन फिर जो लोगों की एलसीएं नहीं खुल रही वो जा रहे हैं मार्केट के बीच में और वो खरीद रहे हैं, और वो बहुत महंगे रेटों से खरीद रहे हैं। तो ये वजह है। और आपके पास क्यों नहीं है ऑफिशियल रेट डॉलर?
वो इसलिए कि आपको इन्फ्लोज ही नहीं है, या आपको IMF ने कुछ पैसे दे दिए, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने दे दिए, वर्ल्ड बैंक ने कुछ दे दिए, बाकी ना आप कैपिटल मार्केट में जा सक रहे हैं इस वक्त, बिकॉज ऑब्वियसली आपका जो CDS इतना हाई है, रिस्क प्रीमियम इतना हाई है कि आपको जो है कमर्शियल बैंक पैसे नहीं दे रहे। आपको जो अपने फ्रेंडली कंट्रीज हैं वो भी जरा डर रहे हैं इस वक्त। वो इसलिए डर रहे हैं कि आप जो इस वक्त हुकूमत बैठी हुई है उसने 75% तो इलेक्शन हार लिए हैं, जिमनी जो इलेक्शन है, तो पॉलिटिकली एक किस्म से अनसर्टिनिटी है, उसकी वजह से डॉलर की फराहमी नहीं है। डॉलर की फराहमी नहीं होगी तो रेट जो है वो तो करेंगे, मतलब अपने बैंड में चले बिल्कुल आपने वजह फरमाया। शौकत साहब, अभी मेरे साथ कराची चैम्बर और लाहौर चैम्बर के प्रेसिडेंट भी मौजूद हैं और ये सजेस्ट ये कर रहे हैं कि इस वक्त अपोजिशन को गवर्नमेंट के साथ मिलकर बैठना चाहिए ताकि कुछ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए और इनके साथ बैठ के पॉलिसीज़ को बनाना चाहिए ताकि हमारा एटलीस्ट कारोबार चले। उन्होंने ये भी सजेस्ट किया कि वो मुल्क में लोग जिनके पास फॉरेन करेंसी मौजूद है वो स्टेट को करेंसी दें, उनको रिटर्न में कुछ उसके रिवॉर्ड में कुछ मिले ताकि एटलीस्ट डॉलर तो बाहर निकल कर आए ना। बहुत कुछ हो सकता है बीबी, बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन पॉइंट सिर्फ ये है कि मुझे भी कई दफा कह चुके हैं जनाब इनके साथ बैठ जाएं, तो मैं तो उनको सिर्फ ये कहता हूँ, याद देखो इन्होंने हमें बड़े भोले तरीके से निकाला और उसके बाद हमें बाहर फेंक दिया। तो अभी इसका सोल्यूशन एक ही है, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी खत्म करें, आप इलेक्शंस कॉल करें, इंटरिम गवर्नमेंट जब आ जाएगी हम भी बैठ जाएंगे, ये लोग भी बैठ जाएंगे, सारी जो आपकी जो बिजनेस कम्युनिटी भी बैठ जाएगी और इसका हल निकल आएगा। ऐसी बात नहीं है कि हल नहीं है इसमें, तो बहुत ऐसी हम लोगों ने और मुल्कों में देखा कि इसको कैसे डील किया जाता है, लेकिन पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी को तो पहले ये हल मतलब सवालात बहुत सारे हैं जिनके जवाब मिलना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस वक्त हमारे मुल्क में सरमायाकार परेशान है, ताजिर परेशान है, जाएं तो जाएं कहाँ, करें तो करें क्या। एक्सचेंज रेट सही नहीं रखा जा रहा, डॉलर बिल्कुल ढूंढने से भी नहीं मिल रहा, ब्लैक में भी नहीं मिल रहा, मईशत का पहिया बिल्कुल जैम है, IMF से मामला ठीक नहीं चल रहे हैं और आगे बैरूनी कर्जों की अदायगी भी करनी है और ये जो स्लो डाउन की पॉलिसी थी वो तो जनाब बैकफायर कर गई है और जो मामला जिस नहज पर पहुंच गए हैं उसका अंदाजा शायद इन्हें नहीं था। मैं इस पर डॉक्टर खुरम आपका टेक चाहूंगी, आप क्या सजेस्ट करेंगे इस हालिया सिचुएशन में? देखिए, अगर हम देखें तो दो स्ट्रीम्स हैं, एक एक्सपोर्टर और एक रेमिटेंसेस। तो सबसे पहले तो इन दोनों को इमीडिएटली फिक्स किया जाए। एक्सपोर्टर अनसर्टेनिटी का शिकार है, एक्सपोर्टर एक्सचेंज रेट में अनसर्टेनिटी का शिकार है, रॉ मटेरियल्स अवेलेबल नहीं हो रहे और ये सेंटीमेंट जो है ये बाहर ट्रांसफर हो रहा है। आज हम ग्लोबल रिसेशन की बात कर रहे हैं तो उस ग्लोबल रिसेशन में वियतनाम की एक्सपोर्ट्स बढ़ रही है, बांग्लादेश की एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, तो हम गलत रीजंस असाइन कर रहे हैं। बजटरी कंपोनेंट ऑफ रिटेल राइज कर रहा है। अगर हम क्रिसमस की फिगर्स देखें और ब्लैक फ्राइडे की फिगर्स देखें तो रिकॉर्ड सेल्स हुई हैं, तो हम गलत असाइन कर रहे हैं उसको। एक्सपोर्ट्स बढ़ सकती हैं, उसके लिए हमें मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट लाना होगा। ये कहना कि मैं इसको 200 से नीचे ले आऊंगा, उसके लिए इकोनॉमिक फंडामेंटल्स क्रिएट करने पड़ेंगे। हमारे सामने बहुत मुल्कों की मिसालें हैं, टर्की की मिसाल ले लें, तो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स को ठीक करना होगा। उसके बगैर अगर हम पुराने तरीके से फॉल्स एक्सचेंज रेट नीचे लाएंगे तो मजीद तबाही हो जाएगी और सस्टेन नहीं कर सकते। सबसे पहले जी बिल्कुल आपने बिल्कुल बजा फरमाया, लेकिन काशिफ साहब मैं आपकी तरफ अब आ जाती हूँ। सबसे पहले डॉलर का मौजूद होना बहुत ज़रूरी है। हमारे जो बेसिक इंपोर्ट्स हैं वही हम नहीं कर पा रहे, बुनियादी इंपोर्ट्स, क्योंकि हमारे पास पैसे ही नहीं है, डॉलर्स ही नहीं है। ये डॉलर्स का मौजूद होना, जिस पर अभी आपने सजेशन भी दिया किस तरीके से इनकी अवेलेबिलिटी मुमकिन है। इसके अलावा अभी जिस तरह से इंडस्ट्री बंद हो रही है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट इतनी बढ़ गई है कि अफोर्डेबल रेट्स में मार्केट में आ नहीं पा रही, लोग महंगाई से ऑलरेडी परेशान है। कारोबार करने वाला ये 100 दफा सोच रहा है कारोबार करे ना करे, पता नहीं चलेगा नहीं चलेगा। ये इसका हल आपकी नजर में क्या है? देखिए, इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि हमें शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और बल्कि मैं तो कहता हूँ हमें इस वक्त तो सिर्फ शॉर्ट टर्म पॉलिसीज ही बनानी है, क्योंकि इस वक्त हमारे सर्वाइवल का सवाल है, कि हमारी बका का सवाल है और हमें मीडियम और लॉन्ग टर्म में ये फैसला करना होगा कि हमें अपनी इंपोर्ट्स को कम करना है। और एक और बहुत जरूरी बात है, आप रॉ मटेरियल्स को चाहे ना भी कम करिए, आप फ्यूल को तो कम कर सकते हैं। हमें आज फैसला करना होगा कि हमें ऑल्टरनेट एनर्जी की तरफ जाना है।
अभी हमारे मुल्क में 30 से 40 बिलियन डॉलर का नुकसान हो गया फ्लड से। हमने आज भी क्या ये फैसला किया कि आज भी ऑपोजिशन और गवर्नमेंट एक पेज पे बैठे कि हमें वाटर रिजर्वॉयर्स बनानी है या हमें डैम्स बनानी है? हम हर 2-3 साल के बाद एक तो अपना 30 से 40 बिलियन डॉलर का हम पानी फेंक देते हैं समंदर के अंदर, दूसरा 30 से 40 बिलियन डॉलर का हम अपने एसेट्स और कैपिटल का नुकसान कर देते हैं। तो देखें हमने पिछले साल भी 20 बिलियन डॉलर का फ्यूल इंपोर्ट किया है। कम से कम अब हम सोलर पे क्या कर रहे हैं कि जो नेट मीटरिंग है हम उसको सही प्रॉपर रेट नहीं दे रहे, हम फाइन कर रहे हैं उन लोगों को जो सोलर पे बिल्कुल। हाँ, आपने बड़ा अच्छा सजेशन ये दिया है। वाकई डैम्स बनना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम बहुत महंगी बिजली ख़रीद के यहाँ पर आवाम को दे रहे हैं और हमने इतने लंबे इतने बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स किए हुए जो कि 30-30 साल पर मुहित हैं। गवर्नमेंट्स चेंज हो जाती हैं, पॉलिसीज़ बदलती हैं, लेकिन वो जो पहले वालों ने कॉन्ट्रैक्ट किए होते हैं उन्हें कंटिन्यू करना पड़ता है। मैं अब आपकी तरफ आऊँगी, मोहम्मद तारिक साहब, ये जो बैलेंस लाना है कि डॉलर की जो डिमांड है, सप्लाई है, वो बेहतर हो, उसके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? मैं अभी शौकत तरीन साहब ने कहा कि जो असल इशू है, और मैं उनसे पूरी तरह इत्तेफाक करता हूं, वो ये है कि डॉलर की सप्लाई नहीं है। दैट्स अ कोर इशू। और मेरी याददाश्त में एक स्कीम है जो कि शॉर्ट टर्म डिसीजंस लिए जा सकते हैं। उसमें यह है, एक जमाने में नॉन रिपैट्रिएबल इन्वेस्टमेंट आया करते थे फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट इनटू कैपिटल नेचर, और इसी तरह गाड़ियों के लिए भी एनआरआई की एक स्कीम थी। तो जो हमारे पाकिस्तानी भाई इस वक्त मुल्क से बाहर हैं, दे आर परहैप्स द मोस्ट कन्वीनियंट सोर्स फॉर अस, कि जिसके जरिए हमें डॉलर मिल जाए। और अगर हम कोई ऐसी पॉलिसी लाने में कामयाब हो जाए कि फौरी तौर पर लोगों को हम अट्रैक्ट कर सकें टू सेंड डॉलर्स टू पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान का आज जो मेजर इशू है। तारिक साहब, इसी में मैं ऐड करूं, फिर आप उसका भी जवाब दे दीजिएगा। अभी इस सिचुएशन में हम ये भी देख रहे हैं कि बच्चे यहाँ से यूथ बहुत पढ़ने के लिए बाहर जा रही है, लेकिन वहां से रिमिटेंसेज नहीं आ रहे। इसकी आप वजह क्या समझते हैं? और दूसरा, हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं उन्होंने भी रिमिटेंसेज रोक ली हैं। फिर ये भी कहा जा रहा है कि हवाला और हुंडी की एक अलग से मार्केट चल रही है, इसमें कितनी हकीकत है? मेरा ख्याल है मैं पहले अपनी बात पूरी कर लूं तो फिर आई विल कम टू योर क्वेश्चन। हमें फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू लुक फॉर मेजर्स टू बी एबल टू इंडक्ट डॉलर्स इनटू दिस कंट्री। ये हमारा कोर इशू है। बच्चे तालीम के लिए जा रहे हैं, उनको हम पैसे भी नहीं भेज पा रहे, और वो वहां जाके रह भी इसीलिए रहे कि यहाँ के जो मुल्की हालात हैं वो एक छोटे बच्चे को ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं बनिस्बत एक सीजन उम्र वाले आदमी को। अब जब वो देखते हैं कि यहाँ in addition to remuneration they will get after their job, after their education, उनकी जॉब अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो कम है, इस वजह से जा रहे हैं, यहाँ वापस नहीं आ रहे हैं। सॉरी। और दूसरी बात ये है कि यहाँ जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, जब आदमी एक दूसरे माशरे में, यूरोप के या अमेरिका के माशरे में रहता है, तो उसकी जहनी तरबियत भी है जो उसी हिसाब से हो जाती है। हमारे यहाँ लॉ की जो सिचुएशन, लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है, उससे भी बच्चे घबरा रहे हैं। तो ये और हो ये रहा है कि वो बच्चे जो हैं ग्रेजुएशन लेवल तक एट द कॉस्ट ऑफ पाकिस्तान बड़े होते हैं, डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर्स बनते हैं, फिर वो जब फर्दर एजुकेशन के लिए जाते हैं तो फिर उनका जहन जो है वहाँ की रेम्यूनरेशन के हिसाब से बदल जाता है। हमें अपने मुल्क के अंदर जॉब अपॉर्चुनिटीज की तरफ तवज्जो करनी पड़ेगी। दैट इज द प्राइम रिक्वायरमेंट। ऑब्वियसली जब ये इस प्राइम रिक्वायरमेंट पे आपका फोकस नहीं होगा तो फिर आप कैसे चीज़ों को बेहतर करेंगे? आपका सारा फोकस जब पॉलिटिकल जो मामलात हैं उनकी तरफ होगा, ताकत के उसूल की एक जंग छिड़ जाएगी मुल्क में, तो ये चीज़ें तो सफ़र करेंगी। मैं अब काशिफ साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी। मुझे ये बताएगा, इस सारी सिचुएशन में हमारा टैक्स जो कलेक्शन है उसका हदफ स्काई रॉकेटिंग है, वो हम कैसे अचीव कर पाएंगे जब सिचुएशन ये है कि मैशत हमारी बिल्कुल डोलती नैया है, डिफ़ॉल्ट का ख़तरा फ़िलहाल ये कहा जा रहा है कि जून तक तो ऐसा सच नहीं है। आप क्या समझते हैं? IMF से जो हमारे मामलात चल रहे हैं, बैरूनी कर्जों की अदायगी भी है, ये किस तरह चलेगा मामला? इसमें ये बहुत जरूरी है इस बात को समझना कि हमारा एक बहुत बड़ा टैक्स का जो कलेक्शन होता है वो इंपोर्ट से होता है, और हम अगर इंपोर्ट को बंद करवा देंगे और अगर इंपोर्ट को हम रोक देंगे तो हमारा वो कलेक्शन का टारगेट पूरा नहीं होगा। दूसरी बात, बहुत से बिजनेसेस इस वक्त बंद कर रहे हैं अपनी एक्टिविटीज को,
मुल्क से बाहर भी जा रहे हैं बिकॉज ऑफ द हाई कॉस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल। वो इस वक्त अपने बिजनेसेस को कंटिन्यू नहीं कर पा रहे, और हमारे बहुत से ऐसे रॉ मटेरियल्स ऐसे हैं जिसको 100% कैश मार्जिन पे गवर्नमेंट ले आई हुई है। अब मैं इस पे थोड़ा सा ये बताना चाहूँ कि पहले हम पैसे तब लेते थे बैंक से जब हमारे डॉक्यूमेंट्स बैंक में आ जाते थे। अब बैंक ये कहता है कि आप अगर एलसी खुलवा रहे हैं तो पहले पैसे दे दें, उसके बाद हम आपको आपकी एलसी खोलेंगे। फिर यही कहता हूँ कि हम इन तमाम चीजों का जो सोल्यूशन है वो स्टेक होल्डर्स के साथ बैठकर, तमाम चैम्बर्स के साथ बैठकर, ऑपोजिशन के साथ बैठकर, गवर्नमेंट के साथ बैठकर एक पेज पे आए। और इलेक्शन इज नॉट द सोल्यूशन। करंटली इलेक्शन इज नॉट द सोल्यूशन। हमारे पास इलेक्शन के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? और क्या जब इलेक्शन हम अनाउंस करेंगे तो एक्टिविटीज कैसे चलेंगी आपके मुल्क के अंदर? मुल्क तो इस वक्त अपने पहिए पे नहीं चल रहा इकोनॉमी के। तो जब हम इलेक्शन अनाउंस कर देंगे तो इंटरिम गवर्नमेंट आ जाएगी, फिर फैसले हमारे कौन करेगा? हम क्या चाहते हैं? देखें, इस वक्त जो बहुत जरूरी है कि हम इस वक्त एक अपनी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करें, अपनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करें, और उसके बाद जो भी हमने फैसला लेना है वो उसके बाद लें। जी सही, बिल्कुल आपने वजह फरमाया, और बड़ी आइडियल सिचुएशन है अगर आप जो कह रहे हैं ऐसा हो जाए। मैं डॉक्टर खुर्रम आपकी तरफ आना चाहूँगी। मुझे आप ये बताएगा कि अभी जिस तरह के इंटरेस्ट रेट भी आई थिंक 16% भी क्रॉस कर चुका है, ऐसी सिचुएशन में बैंक वाले पैसे नहीं देते, पहले एलसी खुलवाने का बोलते हैं, उसके बाद पैसे मिलेंगे। यानी कि अगर कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो वो नहीं कर सकता, और जो ऑलरेडी कर रहा है उसके पास कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है। एलसीज पता नहीं किस तरह खुलेंगी, कब खुलेंगी, प्राइवेट बिजनेस करने वाला बंदा परेशान है, महंगाई अपने उरूज पर है। ये इसका हल आपकी नजर में क्या? ये एलसीज क्यों नहीं खोली जा रही? देखिए, इसमें स्टेट बैंक हर किस सेंट्रल पे मॉनिटर कर रहा था, और स्टेट बैंक हर बैंक को अलाउ कर रहा था कि आप ये रिलीज कर दें, ये रिलीज कर दें। तो वो क्यों कर रहा था, और इसमें बहुत डिले था। पहले एलसी खुलने में डिले था, उसके बाद एलसी को पेमेंट में डिले था। तो बहुत सारे माल, हमारे बिलियंस ऑफ डॉलर्स के माल इस वक्त पोर्ट पे पड़े हुए हैं, पोर्टें चौक हैं, लोगों को डैमेजेस पड़ रही हैं। और वो कॉस्ट, कुछ केसेस मेरे पास ऐसे भी आए हैं जिसमें डैमेज कॉस्ट इज हायर देन द एक्चुअल वैल्यू ऑफ गुड्स। तो अब हुआ ये है कि इन्होंने कल एक सर्कुलर इशू किया है, उसके मुताबिक इन्होंने ये कहा है कि 2 जनवरी के बाद हम बैंकों को हमने अलाउ कर दिया है कि उनको प्रायोरिटी लिस्ट दे दी है कि अब आप एलसी इंडिपेंडेंटली खोल सकते हैं। अब इसके और हम कल की वजीर खजाना की प्रेस कॉन्फ्रेंस के तनाजुर में अगर देखें तो या तो कोई ऐसी कमिटमेंट्स हैं जो फॉरेन कवर की मिल गई हैं जिससे ये स्मूथ लाइन हो जाएंगी, और दूसरा खदशा ये है कि जो इस वक्त ब्लेम गेम स्टेट बैंक के ऊपर चल रही थी वो बैंकों में ट्रांसफर हो जाएगी, और अगर वो बैंकों पर ट्रांसफर हो गई तो सिचुएशन और खराब हो जाएगी। बैंकों को ये कहा जाएगा कि आपके पास जो एक्सपोर्ट की प्रोसीजर्स आती हैं, इंपोर्ट को उसके साथ बैलेंस करें। अब वो बैलेंस तो हमारा मुल्की लेवल पे मौजूद नहीं है, तो बैंक कैसे करेगा? तो ये इससे सूरत हाल ज्यादा खराब भी हो सकती है। ठीक हो गया, ठीक है डॉक्टर खुर्रम, आपके सजेशंस भी आ गए, और आप लोगों ने, काशिफ अनवर साहब ने बहुत से सजेशंस दिए, तारिक साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आप तीनों हजरात का बहुत शुक्रिया। यही की जा रही है कि हुकूमत खुदारा अरबाब इख्तियारी सिचुएशन को देखें और इस मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। मैं इमरान खान हूँ, आप बोल्ड न्यूज़ देख रहे हैं। सबसे बड़ा चैनल बोल, सबसे बड़े एंकर इमरान रियाज खान के प्रोग्राम इमरान खान बोल के साथ ने रेटिंग के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। 56% नाज़रीन ने बोल न्यूज़ को देखा, सोशल मीडिया पर भी सबने ज्यादा देखा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।